मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है 2004 की मूवी मिलियन डॉलर बेबी। डायरेक्टर है क्लिंट ईस्टवुड और IMDb रेटिंग 8.1 है। फ्रैंकी अपने बॉक्सिंग के करियर खत्म होने के बाद कई सालों से एक जिम चला रहा है और साथ ही बॉक्सिंग ट्रेनर भी है। विली को बॉक्सिंग की जगत में मशहूर फ्रैंकी ने ही बनाया है। आज उसने फिर एक मैच जीता है। विली काफी समय से लगातार छोटे मैचेस खेलता आ रहा है, लेकिन अब उसे बड़े टाइटल मैच खेलने हैं, ज्यादा पैसा कमाना है। लेकिन फ्रैंकी का कहना है कि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं। अचंभा होता है, इस बॉक्सिंग की दुनिया के अलावा फ्रैंकी हर रविवार चर्च जाता है, जहां वो अपनी बेचैनी का हाल ढूंढता है। जैसे जब शोहरत की रोशनी कम हुई और उम्र ढलने लगी तो हकीकत से रूबरू होने का वक्त आ गया। परिवार से तो बहुत पहले ही दूर हो चुका है, इसीलिए शायद भगवान को पास में रखना चाहता हो। उसकी एक बेटी है केटी। वो उनसे राब्ता रखने की कोशिश तो करता है, पर हर बार की तरह इस बार भी घर के पते पे भेजे खत वापस लौटा दिए गए। जिम को संभालने में उसकी मदद करता है उसका पुराना दोस्त मिस्टर स्क्रिप, जिसने बॉक्सिंग करियर में अपनी एक आंख गंवा दी थी। ना कोई उनके आगे है ना पीछे, बस वो दोनों ही कुछ 17 साल से एक दूसरे की जिंदगी में हैं। एक दिन उसके जिम में मैगी ने एडमिशन लिया, जो कुछ महीनों में 32 की होने वाली है। वो फ्रैंकी से बॉक्सिंग सीखना चाहती है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि ना तो वो इस वक्त फ्री है, ना ही वो लड़कियों को ट्रेनिंग देता है, तो यहाँ इस उम्मीद में पैसे न बर्बाद करे। मैगी एक बहुत छोटी सी जगह से आई है और इस शहर में कई सालों से एक वेट्रेस का काम कर रही है। छोटे से बड़े होते हुए उसने जिंदगी में यही देखा है कि वो कभी कुछ नहीं कर पाई, और अब उम्र के इस पड़ाव पे वो कुछ करना चाहती है। अंदर की दबी इतने सालों की भड़ास को कैसे निकाले, और तब उसे बॉक्सिंग सूझा, जो वो शायद बचपन में करती होगी। जैसे वो जिंदगी भर की परेशानियों को मुक्का मार कर एक तरफ कर देना चाहती है। अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर, लोगों के छोड़े टिप्स के चिल्लर जमा कर, उनके प्लेट से जूठा खाकर उसने पैसे बचाए और 6 महीने की फीस भर दी। फ्रैंकी उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, क्योंकि बॉक्सिंग सीखने की उसकी उम्र निकल चुकी है, मगर जिम की इतनी अच्छी हालत भी नहीं कि आए पैसे वो लौटा दे। उसने स्क्रेप को साफ शब्दों में कह दिया, उस लड़की को बढ़ावा मत देना, वो खुद ही एक दिन हार कर चली जाएगी। एक रात सबके चले जाने के बाद जब स्क्रेप जिम का दरवाजा बंद करने गया तो उसे लगा अंदर कोई है। वो मैगी थी, जो अभी भी प्रैक्टिस कर रही है। उसे गलत तरीके से प्रैक्टिस करता देख स्क्रेप को बुरा लगा। फिर उसने सैंडबैग को हिट करने का सही तरीका बताया, और उस दिन उसे लगा कि मैगी में कुछ तो बात है। अब एक दिन वो भी आया जब विली ने फ्रैंकी को छोड़ एक नया मैनेजर चुन लिया। वो ये खुद उसे बताने आया कि अभी वो अपने करियर की ऊंचाइयों पे है और ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतकर पैसे कमाना चाहता है, बड़े मैच खेलना चाहता है, जिसके लिए फ्रैंकी को अब भी लगता है कि वो तैयार नहीं है। 8 साल लगाकर फ्रैंकी ने उसे इस काबिल बनाया कि आज हर कोई उस पे पैसे लगाना चाहता है। सुबह मिस्टर स्क्रेप की भी इसी बात पे फ्रैंकी से बहस हो गई। स्क्रेप ने कहा, गलती तुम्हारी है, तुम क्यों उस पर विश्वास नहीं करते? मगर फ्रैंकी को मालूम है कि वहाँ बॉक्सिंग रिंग में विली से कहीं गुना अच्छे बॉक्सर्स हैं, इसीलिए वो उसे तैयार करने में समय ले रहा है, उसकी कमियों पर काम कर रहा है, क्योंकि अगर वो बॉक्सिंग रिंग में टिक नहीं पाया तो शायद उसे मिस्टर स्क्रेप की तरह आंख या शरीर का कोई अंग गंवाना पड़ सकता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो विली के मैच देखता है और जीतने पे खुश भी होता है। फ्रैंकी को लगने लगा कि शायद स्क्रिप्ट सही था। फ्रैंकी स्क्रिप्ट से हुई नाराजगी दूर करने आया।
और उसने वहाँ मैगी को प्रैक्टिस करते हुए देखा। स्क्रेप ने बताया आज उसका जन्मदिन है, वो 32 की हो गई। जब फ्रैंकी उसके सामने गया, मैगी के मन का बांध टूट गया और बोली, मुझे मालूम है मैं आज 32 साल की हो चुकी हूँ। 13 साल से मैं एक वेट्रेस के काम में एड़ियाँ रगड़ रही हूँ। ना जिंदगी में पहले कुछ कर पाई और ना अब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि आप मुझे सिखाना नहीं चाहते। मैंने आपका गेम देखा है। अगर आप मुझे सिखाए तो मैं भी एक चैंपियन बन सकती हूँ। और फ्रैंकी को उसके सामने हार माननी पड़ी। मैं तुम्हें जितना हो सिखाऊंगा, फिर एक मैनेजर दिला दूंगा और उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने, फ्रैंकी ने कहा। मैगी बेहद खुश हो गई, जैसे उसे आज तक का सबसे बेहतरीन तोहफा मिल गया हो। जल्द ही ट्रेनिंग जोर पकड़ने लगी। मैगी फ्रैंकी और स्क्रेप की उम्मीद से ज़्यादा अच्छा कर रही है। उसमें सीखने की भूख है। वो एक दिन भी छुट्टी नहीं करती और धीरे धीरे जिम में कईयों से अच्छा करने लगी। हर किसी की तरह वो भी फ्रैंकी से पूछती, मुझे मैच के लिए कब उतारेंगे? और फ्रैंकी हर बार उसे टाल देता। फिर एक दिन दोबारा पूछने पे फ्रैंकी ने उसे एक मैनेजर से मिलवा दिया और कहा, हमारा सफ़र यहीं तक का था, अब तुम आज़ाद हो। उस मैनेजर ने मैगी का पहला मैच एक ऐसे बॉक्सर के साथ उतारा जिसने आज तक कोई मैच नहीं हारा। मैगी पहली बार रिंग में उतरी है, मार खाकर भी टिकी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मैनेजर उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। दूर से देख रहा फ्रैंकी से जब रहा नहीं गया, उसने रिंग के पास जाकर उसे बताया कि वो कहाँ गलती कर रही है। मैगी को फ्रैंकी पे पत्थर की लकीर की तरह भरोसा है। उसने वैसा ही किया और आखिरी राउंड में वो जीत गई। ये उनके साथ में पहली जीत है और इसके बाद उन्होंने कई मैचेस जीते। जब तक मैगी रिंग के अंदर फाइट करती, ऐसा लगता कि फ्रैंकी के रिंग से बाहर एक अलग फाइट चल रही हो। वो बॉक्सर के लड़ने के तरीके को भांपता, उनकी कमजोरी को पूरी बारीकी से देखता और फिर मैगी ठीक उसके बताए तरीके से बॉक्सर को मात देती। कहे तो उनकी जोड़ी बेमिसाल है। अब तो मैगी पहले ही राउंड में सामने वाले को मुंह के बल गिरा देती। वो तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय ऐसा भी आया जब कोई मैनेजर अपने बॉक्सर को मैगी के अगेंस्ट नहीं उतारता। फ्रैंकी इस बार वो गलतियां नहीं करना चाहता जो उसने विली के साथ की थी। उसे रोककर उसने मैगी को बड़े प्लेटफॉर्म पे उतारने का फैसला किया। पहला बड़ा मैच मैगी के लिए भारी था। उसकी नाक टूट गई, मगर वो जीत गई। अगले दिन फ्रैंकी और स्क्रैप मैगी को लेकर हॉस्पिटल गए। फ्रैंकी बेचैनी से उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा है। उस फाइट के बाद फ्रैंकी फिर डर गया। कुछ ऐसे फाइटिंग के कॉल आने लगे जिनके बॉक्सर्स बहुत खतरनाक है, गलत तरीके से खेल कर जीतते हैं। फ्रैंकी फिलहाल मैगी को उनसे नहीं लड़वाना चाहता। वो उसके लिए एक पिता की तरह प्रोटेक्टिव फील करता है। मगर स्क्रैप देख रहा है वो फिर से वही गलती कर रहा है जो उसने विली के साथ की थी। मैगी का 33वां जन्मदिन आया और स्क्रैप बिना फ्रैंकी को बताए मैगी को एक नए मैनेजर से मिलवाने ले गया जो उसे चैंपियनशिप खेलवा खिलवा सकता है। पर इस बार मैगी ने खुद उस मैनेजर को मना कर दिया। वो फ्रैंकी के जरिए ही खेलना चाहती है। कुछ दिनों बाद फ्रैंकी मैगी से मिलने उसके घर गया। उसके घर की हालत देखी, टीवी तक नहीं है उसके पास। उसने पूछा, तुमने इतने जीते पैसों का क्या किया? तुम एक घर क्यों नहीं खरीद लेती? मैगी ने बात टाल दी। फिर उसने आने की वजह बताई कि वो उसे चैंपियनशिप टाइटल के लिए उतार रहा है। मैगी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद तो उसने कई अलग अलग देशों में जाकर कई मैच जीते। फ्रैंकी ने उसे एक नाम दिया, मुखोसले, जिस नाम से वो जानी जाने लगी, मशहूर हो गई। कौन कहेगा कि 1.5 साल पहले तक मैगी एक रेस्टोरेंट में
बर्तन उठाती थी और आज बॉक्सिंग की दुनिया में राज कर रही है। मैगी बॉक्सिंग रिंग में जी जान लगा देती है। एक फाइट रिंग के अंदर चल रही होती है और दूसरी फ्रैंकी के दिमाग में। वो जैसे जैसे कहता, मैगी बिल्कुल वैसा ही लड़ती, क्योंकि उसे भरोसा है फ्रैंकी उसके साथ कुछ गलत होने से पहले रोक लेगा। दोनों एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। फिर एक दिन उसने फ्रैंकी से कहा, मैंने घर खरीदा है जैसा आपने कहा था, पर अपनी माँ के लिए। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मेरी माँ को बहुत खुशी होगी। जब वो वहाँ पहुँचे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ ने घर में लाख बुराई बताते हुए घर रख लिया, जैसे कोई एहसान किया हो, और बाकी दुखड़े सुनाने लगी ताकि मैगी उन्हें और पैसे भेजे। फिर वो मैगी के काम की बुराई करने लगे। ये भी कोई जिंदगी है, बस मार खाते रहो, कहकर माँ और उसकी बहन उस पर हंसने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी खुश नहीं कर सकते। मैगी मायूस होकर वहां से लौटी। गाड़ी में चुपचाप बैठी मैगी को फ्रैंकी देख रहा है। रास्ते में मैगी ने उसे बताया, बचपन में हमारे पास एक कुत्ता हुआ करता था, एक्सेल। मुझे याद है उसके पीछे के पाँव ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। वो आगे के पैरों से खुद को घसीटते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे जाती। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी उन दिनों। एक दिन सुबह सुबह वो एक्सेल को लेकर जंगल की तरफ चले गए। जाते वक्त दोनों बहुत खुश थे, मगर आधी रात वो अकेले लौटे और गाड़ी की डिग्गी में मिट्टी खोदने वाला फावड़ा पड़ा मिला। मैं आज भी उन दोनों को हंसता खेलते हुए देखना याद करती हूँ। और फिर बोली, शायद इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं। खासकर अपने परिवार से मिलकर आने के बाद ये बात कहना कुछ अलग ही मायने रखता है। फ्रैंकी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। थोड़ा आगे बढ़कर वो एक जगह रुके जहाँ मैगी अपने पापा के साथ आया करती थी। कुछ दिन बाद अब मैगी को फ्रैंकी बिग बेयर टाइटल मैच के लिए लेकर जा रहा है। स्क्रेप भी उसके लिए बेहद खुश है। मैच का दिन आया। मैगी के आते ही हर किसी के जुबान पर मुखोसले के नारे हैं, और यहाँ स्क्रैप टीवी पे मैच देखने के लिए उत्साहित। जिससे उसका सामना है वो आज तक एक मैच नहीं हारी। उसके फाइट के तरीकों की वजह से काफ़ी वार्निंग्स भी मिल चुकी है। ये मैच शुरू होने के साथ लोगों को समझ आ गया दोनों टक्कर के हैं। 2 राउंड होने तक रेफरी से उस बॉक्सर को 2 वार्निंग्स मिल चुकी हैं और पॉइंट भी कटे हैं। फ्रैंकी गलत होता देखकर भी कुछ कर नहीं पा रहा। मैगी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। यही काम आता है हार और जीत से मिला तजुर्बा। फिर फ्रैंकी ने मैगी को कहा, उसकी रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है वहां मारो। और फ्रैंकी का अंदाजा सही निकला। मैगी जीतने लगी। अब रेफरी ने ब्रेक दिया। मैगी पीछे मुड़ी हुई थी। तभी ओपोनेंट ने उसे पीछे से मारा और मैगी अपना संतुलन खोकर गिरने लगी। फ्रैंकी ने उसे गिरने से रोकने के लिए चेयर आगे बढ़ाई, पर तब तक देर हो चुकी थी। चेयर के एक तरफ सर टकराने से मैगी की रीढ़ और गर्दन के बीच की हड्डी टूट गई। ना जाने कितने दिनों बाद उसे होश आया। फ्रैंकी पास बैठा है। मैगी को कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि उसके शरीर को इतना कम तापमान में रखकर सुन कर दिया गया है ताकि दर्द महसूस न कर पाए। फ्रैंकी झुंझलाहट में है। कोई डॉक्टर कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। वो उसे पूरे अमेरिका में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर घूमने लगा। कई दिनों तक ना हिल डुल पाने की वजह से उसके शरीर में जगह जगह घाव बन गए। अक्सर फ्रैंकी खुद गीले टाल से उसकी साफ सफाई करता। इतने दिनों बाद मैगी को भी लगने लगा है कि अब कोई फायदा नहीं, मगर फिर भी मैगी एक फाइटर है, तो क्या हुआ अगर इस बार लड़ाई जिंदगी से है। बिना एक अच्छी फाइट दिए वो हारेगी नहीं। फिर एक दिन उसकी माँ ने फ़ोन किया।
कि वो सब उससे मिलने आ रहे हैं। उस दिन से मैगी 2 हफ्तों तक खिड़की से बाहर उनकी राह देखने लगी, बस जितनी दूर नज़रों से पहुंच सके, क्योंकि पैर तो उसके चल नहीं रहे। फ्रैंकी दिन भर उसके पास ही बैठा रहता। मैगी कहती, माँ आ जाएंगी तो आपको मुझसे थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी। जब उसकी मायूसी देखी नहीं गई तो फ्रैंकी ने पता किया। मालूम हुआ वो लोग तो पिछले 6 दिन से शहर घूम रहे हैं, मगर मैगी से मिलने की फुर्सत नहीं। फिर एक दिन वो अपने साथ एक वकील लेकर आए। उनके कपड़े देखकर लग रहा है कि वो कहीं घूमने निकले थे। फ्रैंकी ने उन्हें बाहर ही रोकने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उनमें से किसी ने मैगी से ये नहीं पूछा कि वो कैसी है, कब घर ले जा सकते हैं। सीधा उसकी माँ बोली, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी से इन पेपर्स पे साइन कर दो। उसके मरने से पहले वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रही है। मैगी हाथ नहीं उठा सकती तो उन्होंने उसके मुंह में पेन डाल दिया। ये सब देख फ्रैंकी से रहा नहीं गया। वो जानता है कि वो लोग मैगी को और तोड़ रहे हैं। उसने पेपर पे साइन करने से मना कर दिया तो उसे गाली देते हुए, पैर पटकते हुए वहां से चले गए। मैगी के जीने की आखिरी उम्मीद भी आज खत्म हो गई। इस बात ने फ्रैंकी की भी आंखें खोल दी। इतने सालों से वो जो अपने बीवी बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा है, सब बेवजह है, क्योंकि मैगी के परिवार की तरह वो लोग भी उसे कब का छोड़ चुके हैं। अब धीरे धीरे शरीर का सड़न बढ़ने लगी। मैगी के दोनों पैर काट दिए गए, मगर अब भी उसे सिर्फ फ्रैंकी की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसे अपने बॉस पर भरोसा है। बाइबल पढ़ने वाला फ्रैंकी दिन रात साइंस और मेडिसिन की किताबों में खोया रहता है, कहीं से कुछ उम्मीद मिल सके। ऐसे रिश्ते आपको एक ही समय पे कमज़ोर और मजबूत दोनों बना देते हैं। कई हफ्ते गुजर गए। एक रात मैगी ने बॉस से मुखौसलों का मतलब पूछा। बॉस ने मजाक में कहा, कभी और बताऊंगा। फिर मैगी बोली, आप मेरे लिए एक काम करेंगी? फ्रैंकी ने कहा, जो तुम चाहो। आपको मेरे डैड और एक्सेल की कहानी याद है? ये सुनते ही फ्रैंकी स्तब्ध हो गया। मैंने जिंदगी में जितना सोचा उससे कहीं ज्यादा पाया। मैं दुनिया घूमी, खबरों में राज किया, लोग मेरे नाम जपते थे, आपका दिया हुआ मुख हौसलो। पर अब धीरे धीरे वो सब दूर होता जा रहा है। अब वो आवाजें सुनाई नहीं देती, वो मंजर दिखाई नहीं देते। इसके पहले कि मुझ में मेरे अतीत की कोई याद, कोई अंश ना बचे, मुझे मार दो। पर फ्रैंकी ये कर ना सका और चला आया। आधी रात हॉस्पिटल से फोन आया, मैगी ने अपनी जीभ काट ली है और अगले दिन दोबारा सिली हुई जीभ काटी। उसे आधी बेहोशी में रखा जा रहा है ताकि वो फिर ऐसी कोशिश ना करे। फ्रैंकी मैगी का सामना नहीं कर पा रहा। वो क्या करे, कहाँ जाए? चर्च में बैठा उसने अपनी दुविधा फादर को बताई। वो बच्ची मेरे सामने हर रोज मर रही है, मुझसे मदद चाहती है कि मैं उसे मौत देकर बचा लूं, क्योंकि कोई और उसके लिए ये नहीं करेगा। फादर ने कहा, तुम पिछले 23 साल से लगातार चर्च आ रहे हो। क्यों? क्योंकि खुद किसी चीज से अपने अंदर जूझ रहे हो, और अगर तुमने ये कदम उठाया तो कभी अपनी जिंदगी में रोशनी नहीं देख पाओगे। तुम और खुद से दूर हो जाओगे, कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। काफी देर तक वहीं बैठे रहने के बाद फ्रैंकी जिम लौटा। कुछ सामान अपने बैग में भरा और स्क्रेप से अच्छे बुरे वक्त में साथ देने का शुक्रिया कह के हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आज वो मैगी से नजरें मिलाकर बात कर रहा है। उसने कहा, तुम जानना चाहती थी ना मुखौसले क्या है? इसका मतलब होता है माय डार्लिंग, माय ब्लड। इतने दिनों बाद मैगी की आंखों में चमक आ गई। अब मैं तुम्हें एक हाई डोज ड्रग दूंगा जिससे तुम्हें जाने में तकलीफ थोड़ी कम होगी और एक गहरी नींद में तुम चली जाओगी हमेशा के लिए।
मैगी खुशी खुशी चली गई और उस दिन के बाद से फ्रैंकी को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो भी मैगी के साथ खो चुका है। वाकई वो अपने दिल के अंधेरों में गुम हो गया, पर वो जहाँ भी जाए उसकी मुखौसले उसके साथ है। आज की मूवी खत्म होती है।